शीतल ब्याह कर पहली बार अपने पति के घर यानी अपने ससुराल आती है। जैसे ही वो पहला कदम घर के अंदर रखती है, वैसे ही वो कुछ ऐसा देखती है कि वो उल्टियाँ करने लगती है। अरे अरे शीतल, क्या हुआ? ये क्या? शीतल कुछ कहने वाली ही होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है और पूरा घर उल्टियों से भर जाता है। माँ, देखो ना, ये सब क्या हो गया? अब हम शीतल की सास को देखते हैं। उसकी सास काली थी और उसके सिर पर एक भी बाल नहीं थे। बेटा, बहू को उठाकर कमरे में ले जाओ, मैं जल्दी से साफ सफाई करवा देती हूँ। पता नहीं बहू को क्या हो गया है। रोशन अपनी पत्नी के साथ कमरे में है। शीतल बेड पर लेटी हुई है और अभी भी बेहोश है। शीतल, शीतल, अपनी आंखें खोलो। अरे हुआ क्या है तुम्हें? लगता है गर्मी की वजह से इसे चक्कर आ गए हैं। पानी डालकर देखता हूँ। रोशन पास में रखे ग्लास का पानी उठाता है और पानी की कुछ बूंदें शीतल के चेहरे पर डालता है, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आता। तभी वहाँ पर रोशन की छोटी बहन यानी शीतल की ननद आ जाती है। अरे भैया, भाभी को अभी तक होश नहीं आया क्या? नहीं, अभी तक बेहोश है तेरी भाभी। मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। मैं पानी लेकर आती हूँ, आप यहीं रुको। अरे नहीं नहीं बहन, मैंने इसके ऊपर पानी डाला है, लेकिन फिर भी होश नहीं आया। इतने से पानी से कुछ नहीं होने वाला। देख रहे हो बाहर कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी आई। शीतल की ननद एक बाल्टी भरकर पानी लाती है और पूरा पानी शीतल के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे उसे होश आ जाता है। शीतल अपने चारों तरफ देखती है। अच्छा हुआ वो यहाँ पर नहीं है। कौन यहाँ पर नहीं है शीतल? क्या हो गया था तुम्हें? मैंने तुमसे शादी के पहले ही दिन बोल दिया था कि सासू माँ मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। कैसी बातें करती हो शीतल? पहली बार तुम अपने ससुराल आई हो तो तुम्हारा स्वागत तुम्हारी सास नहीं करेगी तो कौन करेगा फिर? मैं वो सब नहीं जानती। मुझे काली और गंजी सास नहीं चाहिए। शीतल को अपनी खूबसूरती और घने बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। वो अपने पति रोशन से कहती है, अपनी माँ को ओल्ड एज होम छोड़कर आओ, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आज हमारी सुहाग रात है, इस तरह की बातें मत करो। देखते हैं आगे क्या करना है। अगले दिन सुबह सुबह उसके घर पर कोई दस्तक देता है। शीतल दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक भिखारन अपने बीमार बच्चों को लेकर हाथ जोड़ रही है। मेरा बच्चा बीमार है, हमारी मदद कर दो। अगर इसे डॉक्टर को नहीं दिखाया तो ये मर जाएगा। 3 दिन से बहुत तेज बुखार है इसे। चुप करो, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे भिखारियों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छे खासे बच्चे को धूप में गर्म कर लिया और बुखार का नाटक करके पैसे लूटना चाहती हो। जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। तभी वहाँ पर उसका पति रोशन आ जाता है। शीतल, तुम पागल हो गई हो क्या? इन गरीबों से किस तरह से बात करी जाती है? तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने? कुछ नहीं देना है मत दो, उल्टा सीधा बोलने की क्या जरूरत है? आप इन लोगों को नहीं जानते। ये लोग हमसे भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमसे भी अच्छे घरों में रहते हैं। ये लोग अपने धंधे पर निकलते हैं गरीबों का गेटअप लेकर। शीतल, जिस तरह पूरी दुनिया कोई ना कोई काम करती है, वैसे ही ये लोग भी अपना काम करते हैं। इन लोगों को हक नहीं है क्या अच्छे घर में रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का? जैसे हम लोगों का गेटअप होता है, वैसे ही इन लोगों का भी अपना गेटअप है, अपने काम का। इसमें बुराई क्या है? नहीं बाबूजी, मैं और मेरा बच्चा सड़क के किनारे रहते हैं। हमारा कोई ना अच्छा घर है, ना ही अच्छे कपड़े। आप जैसे लोग मदद कर देते हैं तो जिंदगी कट रही है। मैं भिखारी नहीं हूँ। इतने में वहाँ पर शीतल की गंजी और काली सास आ जाती है। अरे क्या हुआ रोशन बेटा, कौन है ये लोग? माँ जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। हाँ, मैं गरीब जरूर हूँ। मेरे पति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। तब से मेरा सहारा एक छोटा सा बच्चा है। मैं काम ढूंढ रही हूँ पर कहीं मिल नहीं रहा।
इसलिए अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए मजबूरी में मुझे आप लोगों से मदद मांगनी पड़ी। मैं जा रही हूँ। लगता है यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। आप लोग आपस में मत लड़ो मेरी वजह से। अरे नहीं नहीं शीतल, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। शीतल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे रोशन बेटा, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। इन्हें खाने से ज्यादा इलाज की जरूरत है। इतने में शीतल की सास अपने हाथों के दोनों सोने के कंगन निकालकर उस भिखारन को दे देती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये मैं नहीं ले सकती। बस कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। ये कंगन मेरे हाथ में रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन कंगन की वजह से किसी की जान बच जाती है और उनका जीवन सुधर जाता है, तब ये कंगन बहुत ज्यादा कीमती हो जाएंगे। मैं ये कंगन दान में देकर इन कंगनों की कीमत बढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं। अब जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगा। माँ जी, आपका दिल बहुत साफ है। ऊपर वाला आपको हर खुशी दे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रोशन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि शायद उसे भी ये पसंद नहीं था। बताओ, माँ ने अपने कंगन उस भिखारन को दे दिए? ऐसा भी कोई करता है क्या? तुम्हारे पास मुंह नहीं था क्या? तुमने अपनी माँ को रोका क्यों नहीं? तुम्हारी कलूटी माँ एक दिन पूरा घर बेच देंगी। इसलिए मैं कहती हूँ उनको वृद्धाश्रम छोड़ आओ। वैसे भी मुझे उनका टकला पसंद नहीं। वो सब ठीक है, लेकिन तुम मेरी माँ को कलूटी और टकली मत बोलना आज के बाद, समझी? मैं अपनी माँ को कुछ भी कह सकता हूँ, पर तुम नहीं। तुमको तो सिर्फ मेरी बातें ही बुरी लगती है। एक दिन ये घर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर हम दोनों सड़क पर रहेंगे। ये सब कुछ शीतल की सास सुन लेती है और उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, पर अपने आंसुओं को पोंछकर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब सब लोग रात में खाना खा रहे थे, तब मैंने इतना अच्छा खाना बनाया और किसी ने तारीफ नहीं की। सब मुझसे जलते हैं। अरे नहीं बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। देखो, मैंने तो इतना खाना आज से पहले कभी नहीं खाया जितना आज खाया है। इससे बढ़कर तारीफ क्या होगी? शीतल अपनी सास की तरफ देखती है और वहीं पर उल्टी कर देती है और भागकर वहाँ से चली जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? रुको, मैं आता हूँ। अगर मैं ज्यादा दिनों तक इस घर में रही तो मेरे बेटे और बहू का रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कल ही सुबह घर छोड़कर चली जाती हूँ। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा। अगले दिन सुबह शीतल की सास तैयार हो जाती है और खुद को जैसे ही आईने में देखती है, वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अब वो गोरी हो चुकी थी और उसके बाल काले, लंबे और घने हो चुके थे। ये क्या? ये सच में आईना ही है या कुछ और है? रोशन से जाकर पूछती हूँ। वो भागकर अपने बेटे रोशन के पास जाती है। अरे मैडम, कौन है आप और हमारे घर के अंदर कैसे आ गईं? ये कौन है रोशन? अरे रोशन, मैं तेरी माँ हूँ। मैं जब सुबह सोकर उठी तो देखा कि मेरे लंबे काले घने बाल थे और मेरी त्वचा भी अब काली नहीं रही। मैं गोरी हो गई हूँ। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। इतने में वहाँ पर वही भिखारन आ जाती है अपने बच्चों को लेकर। ये सब ऊपर वाले ने किया है माँ जी। मेरे पति जब जिंदा थे तब वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी दुआ जरूर कबूल हो जाती है। जब आपने मुझे अपने सोने के कंगन दिए तो मेरे दिल से दुआ निकली थी कि आपको हर खुशी मिले। ऊपर वाले मेरी सुन ली। आप दिल से जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, अब आप ऊपर से भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत हो गई। बस इतनी सी बात है। आपकी दुआओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानती नहीं इस वजह से कितनी समस्याएं थी हमारे घर में। तभी वहाँ पर शीतल आ जाती है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बुरी दिख रही थी। उसका रंग काला हो चुका था और सारे बाल झड़ चुके थे। अब शीतल काली और टकली हो चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप अंदर से खूबसूरत थी,
इसलिए बाहर से भी खूबसूरत हो गई। मैं अंदर से बदसूरत थी, इसलिए बाहर से बदसूरत हो गई। ये लीजिए माँ जी आपके कंगन। अब मेरा बेटा ठीक हो चुका है और आपके कंगन को जो मैंने गिरवी रखे थे वो पैसे इकट्ठे करके मैंने उठा लिए हैं। मुझे एक अच्छा काम भी मिल गया है। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। रोशन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है। वो सोचता है शायद उसकी बीवी भी ठीक हो जाए, लेकिन उसके लिए दिल से दुआ निकलनी चाहिए थी। तो दोस्तों, इस तरह से उसकी सास खूबसूरत हो गई और घमंडी बहू हमेशा के लिए टकली और काली हो गई। इसलिए अपनी किसी भी चीज पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन लाजवाब कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।